जी दोस्तों, तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। आज की क्लास में आप लोगों का वेलकम है। इससे पहली क्लास हम लोगों की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की थी। उसमें मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्टिव क्वेश्चन CDP यानी बच्चों की नशोनुमा और पैडागोजी के आपके सामने पेश किया था। उसके हर एक ऑप्शन को आप लोगों ने देखा। उम्मीद है कि वो बहुत ही हेल्पफुल हुई होगी। अब दूसरा जो आपका 30 क्वेश्चन आता है, किसका आता है? ज़ुबान का। यानी सबसे पहले हम देखेंगे उर्दू लैंग्वेज, ठीक है। अगली वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज। उर्दू लैंग्वेज के 30 सवाल आते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर किस तरह से आपके सवालात पूछे जा रहे हैं, उसके ऑप्शन, हर एक ऑप्शन का ऑपरेशन करके, उसका एनालाइज करके, उसका तज्जिया तहलील करके देखेंगे, ताकि इसके ज़रिए आप कायदे को भी सीख सकें। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, आपका पेपर फर्स्ट अभी 1 जून को है। उसी को देखते हुए ये वीडियो उसी के लिए डेडिकेटिव है, ताकि आपका किसी तरह टेट निकल जाए। ठीक है, इसके बाद आप TS DSC का फॉर्म भरें। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस पर क्लिक करके आप जुड़ जाएं अगर अभी तक आप इसका हिस्सा नहीं बने हैं। और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो अभी ही अगर आप लैंडस्केप मोड में देख रहे हों तो बगल में सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक करके आप उससे जुड़ जाएं। इसी के साथ लाइक भी कीजिए और कमेंट यानी कोई मशवरा है, और आखिर में फीडबैक यानी बाज़ रसी करके ज़रूर जाइएगा। फीडबैक दीजिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं, वीडियो हेल्पफुल हुई कि नहीं। ठीक है, इसी के साथ जो आपके साथी हैं, आपके कॉमन ग्रुप, उनको भी भेज दीजिए, क्योंकि उर्दू लैंग्वेज आपको पता है 30 नंबर बहुत होता है। ठीक है, इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद बहुत से कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएंगे। मेथडोलॉजी के सारे कंसेप्ट इस वीडियो से भी क्लियर हो जाएंगे। जो जो सवाल आता है उसके ऑप्शन को भी हम लोग देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, आपको पता है आपके 2 पैसे जाते हैं। एक आता है नस्र का यानी प्रोज का, एक आता है पोइट्री का जिसको आप कहते हैं नज़्म का। ठीक है, दोनों आपके 5-5 नंबर यानी 10 नंबर के तो यही आपके आते हैं। मेरा मशवरा ये है कि आपके सामने अगर पैराग्राफ दिखेगा, आप पैराग्राफ पढ़ने में मत उलझिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप ऑप्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऑप्शन पढ़ेंगे। जैसे हम देखिए, इसमें कहा गया है 31 से और 35 तक ये जो पैराग्राफ दिया है, इसमें से सवालात पूछे जा रहे हैं। पहले हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं, सवालात क्या क्या पूछे गए हैं। कहा जा रहा है औरत को मुआशरे में मकाम हासिल करने के लिए ज़रूरी है। इससे हमें एक आइडिया मिल गया, इस पैराग्राफ में औरत के बारे में बात हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कहा गया है तालीम याफ्ता तबका। तालीम याफ्ता यानी पढ़ा लिखा, एजुकेटेड ग्रुप इस वजह से अपने मज़हब से बेगाना होता जा रहा है। ठीक है, एक ऑप्शन आपने पढ़ लिया, सवालात पढ़ लिए। आगे हैं औरतों की इस्लाह को इकबाल समझते हैं। इसका मतलब अल्लामा इकबाल की तहरीर है। कुछ चीज़ें आप पहले ही से समझ गए हैं। ठीक है, आगे चलिए। आगे है कि लफ्ज़ साए आतिफ़त। ठीक है, साए आतिफ़त का मतलब क्या होता है? अब देखिए, बग़ैर ऑप्शन पढ़े, अगर आपके पास टाइम कम है तो पैराग्राफ बगैर पढ़े हुए सवालात पढ़ेंगे। कुछ का जो सवालात पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब पूछा जा रहा है साए आतिफ़त। साया आपको पता है किसी चीज़ का साया होता है। यहाँ जैसे आप दीवार के पास खड़े हो जाएंगे तो धूप से बचने के लिए वो भी एक साया है। साया समझ गए हैं। आतिफ़त यानी आतिफ़ से है, किससे है? ऐन तौफ़ा। ठीक है, ये अरबिक का लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है मेहरबानी। साये आतिफ़त के माना क्या है? अब इसमें देखेंगे हिमायत भी दी है, मेहरबानी भी दी है, साये मेहरबानी भी दी गई है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके
अगर आप देखेंगे सब क्या है, मुतबादिल है यानी सिनोनिम्स है। तो ये चौथा ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है बगैर पढ़े हुए। तो आप पहले क्या पढ़ेंगे, पहले ऑप्शन पढ़ेंगे, पहले सवालात देखेंगे कि इससे सवालात क्या बने हैं। आगे है इकबाल को काबिल फ़ख्र बनाने वाली हस्ती, ये तो आप पैराग्राफ से पकड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए एक सवाल आपका ऐसे ही हल हो गया। अब एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए आपका ऑनलाइन बेस एग्ज़ाम है, तो उसमें आप क्या कीजिएगा, पहले पैराग्राफ वाला खसका करके आगे बढ़ जाइएगा। पहले आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, फिर पैराग्राफ पे लौट सकते हैं। देखिए इसमें कहा क्या जा रहा है, औरत जो सदियों और बरसों से महकूमाना ज़िंदगी बसर कर रही है, महकूमाना मतलब ग़ुलामी की। ठीक है, अल्लामा इकबाल इसकी आज़ादी के ख्वाहां थे, क्योंकि अल्लामा इकबाल चाहते थे कि औरतों को आज़ादी मिले। ठीक है, मुआशरे में उसको अपना मकाम दिलवाना वो अपना फ़र्ज़ समझते थे। इसके लिए औरत का तालीम याफ्ता होना ज़रूरी था। ज़ाहिर सी बात है, अगर आदमी के पास इल्म होगा, रोशनी होगी, एजुकेटेड होगा, तभी वो अपने हक़ की आवाज़ बुलंद कर सकेगा। ठीक है, इकबाल औरत की तरक्की पसंदी और आज़ादी के जहाँ ख्वाहां थे, वो चाहते थे कि औरत अपनी मशरक़ी तर्ज़ ज़िंदगी को फरामोश ना करे। मशरक़ी यानी जो इधर एशिया वाली तर्ज़ ज़िंदगी है, जैसे रहते हैं, मतलब अपना एक इस्लामी जो कल्चर है उस ड्रेस में रहें, और जो लेकिन उसमें भी वो तरक्की कर सकते हैं। उनका कहना है कि मशरक़ी तर्ज़ ज़िंदगी को ना छोड़ें, मग़रबियत की तरफ मत भाग जाएं कि जीन्स टी शर्ट जो उनका पहनावा है, थोड़ा नंगापन उसमें है, उसको अख्तियार करने की ज़रूरत नहीं है। अपने मज़हब को फॉलो करते हुए एजुकेटेड बने। ठीक है, अपनी तहज़ीम, अपने अक़दार यानी वैल्यूज़, अपने मज़हब की अलम बरदार हों, यानी उसकी नुमाइंदगी करने वाली हों। ठीक है, इस दौर में तालीम याफ्ता तबका उमूमन मग़रिब की अंधी तक़लीद की तरफ गामज़न हो रहा है। मग़रिब की जो अंधी तक़लीद यानी उसकी पैरवी मग़रिब वाले जो कर रहे हैं, जिस तरह से पहन रहे हैं, जिस तरह से चल रहे हैं, जिस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, हम उसी की तरफ नहीं भागना चाहिए। अल्लामा इकबाल कर रहे हैं, इस तहज़ीब को अपनाते हुए मज़हब से बेगाना हो जाते हैं, यानी मज़हब को छोड़ देते हैं। चूँकि नई नस्ल उन्हीं माओं के साए आतिफ़त में परवान चढ़ती, पूछा गया ना, साए आतिफ़त यानी मेहरबानी के साए में परवान चढ़ती। ज़ाहिर सी बात है, एक औरत जो नई नस्ल की है, जाहिर सी बात है शादी होगी, माँ बनेगी, उसकी एक जनरेशन चलेगी, लेकिन माँ का किरदार बच्चे के नशोनुमा में बहुत ज़्यादा होता है। अगर माँ ही अपनी मशरक़ी तहज़ीब को फॉलो नहीं करेगी तो फिर बच्चे कैसे फॉलो करेंगे। ठीक है, इसलिए इकबाल औरतों की इस्लाह को एक नागुज़ीर अमल करार देते हैं। ठीक है, यानी नागुज़ीर अमल। ठीक है, यानी ऐसा अमल जिसको करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इकबाल की ज़िंदगी पर जिसने सबसे ज़्यादा असर डाला वो उनकी माँ थी, यानी उनकी अम्मी, यानी उनकी माँ का सबसे ज़्यादा असर उनकी ज़िंदगी पर रहा। उन्होंने एक नज़्म वालिदा मरहूमा की याद में लिखी, जिसमें अपनी माँ के खुलूस, प्यार और मोहब्बत का इजहार करते हुए इस बात की तरफ इशारा किया कि इकबाल को जिस हस्ती ने काबिल फ़ख्र बनाया है वो उनकी माँ थी। ठीक है, बहुत शानदार इबारत है। अब हम एक बार पढ़ लेंगे, फिर ऑप्शन की तरफ जाएंगे। औरत को मुआशरे में मकाम हासिल करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? तालीम याफ्ता होना, क्योंकि इसमें एजुकेशन की बात की है। एक मरतबा पढ़ने के बाद फटाफट आप पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा मैंने उसमें तफसील बताया, आप तो तफसील में थोड़ी पढ़ेंगे, एक मरतबा सरसरी मुताला करेंगे, उसके बाद आप ऑप्शन पढ़िएगा, क्योंकि टाइम कम होता है। तालीम याफ्ता तबका इस वजह से अपने मज़हब से बेगाना होता है। किस वजह से अपने मज़हब से बेगाना होता है, इस पर हल्की फुल्की मैंने तशरीह भी की थी। मग़रिब की अंधी तक़लीद, यानी मग़रबियत की तरफ भाग रहे हैं, जो वेस्टर्न कल्चर है उसको अपनाते जा रहे हैं। औरत की इस्लाह को इकबाल समझते हैं, क्या समझते हैं? लाजिम, ज़रूरी। ठीक है, लाजिम। ठीक है, लाजिम ही समझते हैं ना। देखिए लाजिम का सेंस इससे आता है कि नागुज़ीर अमल करार देते, यानी इसको करना ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या समझते हैं? लाजिम। आगे चलिए, आगे देखिए,
साए आतिफत इसका माना हम पहले सुन लिए हैं। इकबाल को काबिल फ़ख्र बनाने वाली हस्ती उनकी माँ थी ना, यानी वालिदा मुहतरमा। ठीक है, फटाफट हल हो गया। आगे देखते हैं। देखिए उसके बाद आपका एक नज़्म आएगा, नज़्म को पढ़ने में मत उलझिएगा। ठीक है, आप सीधे पहले ऑप्शन देख लीजिए। इसमें कहा गया है शायर के नज़दीक ज़िंदगी किससे इबारत है। ठीक है, शायर के नज़दीक ज़िंदगी किससे इबारत है, एक तड़प से, एक जवान से, एक दौर से, एक गम से। अच्छा, शायर की नज़्म में कौन से मंज़र नहीं जचते। ठीक है, तीसरा सवाल क्या है, शायर ने मंजिल हयात किसको बताया है। चौथा क्या है, शमे हरम का नूर भी मेरी तैश में है। तो शमे हरम का नूर भी मेरी, अब क्या है, शेर जब पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा बीच में क्या खाली जगह है। ठीक है, लफ्ज़ ज़िंदगी का मुतरादिफ, देखिए इसको बग़ैर नज़्म पढ़े हुए बता सकते हैं ज़िंदगी का क्या आएगा। बताइए, ज़िंदगी का हयात यानी हयात व ज़िंदगी, तो इस पहले से हल हो गया। एक मरतबा नज़्म भी पढ़ लेते हैं। शायर इसमें कह रहा है मंजिल कोई न ज़्यादा मंजिल नज़र में है, न कोई मंजिल है न कोई ज़्यादा, मतलब न कोई रास्ता है, मंजिल नज़र में है लेकिन हयात है कि मुसलसल सफ़र में है। वो एक तड़प की जिससे इबारत है ज़िंदगी, कुछ संगे दर, संग मतलब पत्थर, दर मतलब जगह जिसको घर भी कहते हैं, कुछ संगे दर में कुछ मेरे सौदाए सर में है। जचते नहीं बहिश्त के मंज़र निगाह में, बहिश्त मतलब जन्नत। ठीक है, जिस दिन से एक बहिश्त खरामा नज़र में है, खरामा मतलब खरामा भी पढ़ते हैं, खिरामा भी पढ़ते हैं, मतलब आहिस्ता आहिस्ता, यानी जिस दिन से एक बहिश्त खिरामा, आहिस्ता आहिस्ता जो, यानी जिस दिन हमें बहिश्त यानी जन्नत धीरे धीरे नज़र में है। जहाँ जाए कहाँ निकल के तेरी रह गुज़र से हम, हर मंजिले हयात तेरी रह गुज़र में है, मेरी यही ख़ता है बस ऐ अहले बुत कदह, या अहले बुत कदा यानी जो बुत के घर के मालिक। ठीक है, शमे हरम का नूर भी मेरे नज़र में है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन आप पढ़ेंगे, शायर के नज़दीक ज़िंदगी किससे इबारत है। बताइए किससे इबारत है। उन्होंने एक तड़प, यानी शेर में क्या एक तड़प है ना, तो पहला है शायर की नज़र में कौन से मंज़र नहीं जचते। बताइए, इन्होंने इसमें साफ साफ दिया था कौन से मंज़र नहीं जचते, बहिश्त के मंज़र, यानी जन्नत की बात हुई ना बहिश्त के, फिर बहिश्त के खरामा खिरामा इसकी भी बात हुई है। आगे क्या है, शायर ने मंजिल हयात किसको बताया है। बताइए, मंजिल हयात किसको बताया था, अपने महबूब की रह गुज़र को। ठीक है, शमे हरम का नूर भी किस में है, बताइए मेरी नज़र में है। ठीक है, अभी आपने पढ़ा है तो देखिए हल हो गया। अब आगे चलते हैं। अब आपके जो है लिटरेचर से सवालात आते हैं, जैसे नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या था। अगर इसको आपने पहले से देख रखा होगा तो फटाफट 2 सेकंड में आप इसको हल कर सकते हैं। क्या नाम था, वली मोहम्मद। आगे है उस सिनफ़े सख़ुन का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया और हम रदीफ़ होता। देखिए, हम काफ़िया का मतलब कोई शेर में आखिरी से पहले वाला जो हम वज़न पाया जाता है, रदीफ़ क्या है जो आखिर में हम वज़न पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, एक इसमें होता है, देखिए ए रुबाई में होता जिसका पहला, दूसरा और चौथा हम मिसरा हम काफ़िया, तीसरा अलग रहेगा। ठीक है, चचा छगुन, ये क्या एक मज़ाहिया मज़मून है। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, चचा छगुन ये किनके मज़ाहिया मज़ामीन हैं। बताइए किनके हैं। ये जो है इम्तियाज़ अली ताज के हैं। ठीक है, जेल में किस शायर का दीवान दौरान सफ़र खो गया था। बताइए किसका दीवान दौरान, यानी बेनज़ीर शाह का।
سفر کر رہے تھے، اسی میں ان کا دیوان ہی چوری ہو گیا۔ آگے کیا ہے؟ جیم ہا خا عین غین، یہ کون سے حروف ہیں؟ حروف شمسی ہیں یا حروف قمری ہیں؟ حروف عطف ہیں یا حروف فجائیہ؟ دیکھیے حروف شمسی، حروف قمری، اس کو پہچاننے کا طریقہ میں نے ایک ٹرک کے ذریعے بتایا ہے، ویڈیو میں موجود ہوگا، ایک بار اس ٹرک کو پھر ذہن میں رکھ لیجئے، پھر آپ حروف شمسی، حروف قمری میں انشاءاللہ کبھی بھی اس میں غلطی نہیں کریں گے۔ جیسے میں بتایا تھا حروف قمری بھی 14 ہیں، حروف شمسی بھی 14 ہیں۔ حروف قمری میں الف لام پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کتنے ہیں؟ 14 ہیں۔ کون کون ہیں؟ میں نے ٹرک بنایا تھا ابغ، کیا بنایا تھا؟ ابغ۔ اس کے بعد کیا بنایا تھا؟ حج کا۔ ابغ حج کا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وخف۔ وخف۔ اس کے بعد کیا ہے؟ عقیمہ۔ کیا ہے؟ عقیمہ۔ عقیمہ۔ کتنے ہوئے؟ گنیے، یہ ٹوٹل آپ کے کتنے ہیں؟ یہ ٹوٹل آپ کے 14 ہیں، یہی حروف قمری ہیں۔ تو اس میں دیکھیے ابغ غین بھی ہے، بس ایک پکڑ لیں گے فوراً کہیں گے حروف قمری ہیں۔ الف با غین 3 ہوئے، حج کا ہا جیم کاف 3 ہوئے، وا خا فا 3 ہوئے، اور کیا ہے؟ عین قاف یا میم ہا، یعنی 5۔ ٹھیک ہے؟ اب بتائیے 5 پلس 3 5 3 8، 8 کے بعد 9 10 11 12 13 14، 14 کتنا ٹوٹل کون ہے آپ کے؟ یہی آپ کے حروف قمری ہیں، اس کو یاد رکھیے گا۔ ابغ حج کا وخف عقیمہ، جیسے قرآن کی آیت کی طرح اس کو رٹ لیں گے تو بس آپ کا کام ہو جائے گا۔ ابغ حج کا وخف عقیمہ، ابغ حج کا وخف عقیمہ، بس۔ چلیے حروف عطف آپ کو پتہ ہے جو جوڑتے ہیں۔ حروف فجائیہ کیا ہوتے ہیں؟ جس سے تھوڑا تعجب پیدا ہوتا ہے، وہ فعل جس کے کرنے سے کسی کو روکا جائے، وہ کیا ہے؟ فعل نہیں۔ فعل امر میں کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے۔ فعل لازم کیا ہوتا ہے؟ جو فاعل پہ پورا ہو جاتا ہے۔ فعل متعدی کیا ہوتا ہے؟ جو فاعل کے ساتھ مفعول کو بھی چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ آگے چلیے، آگے ہے سلیمانی ٹوپی ہو یا جاپانی گڑیا، دونوں خوبصورت ہوتے ہیں۔ اب سلیمانی ٹوپی، جاپانی گڑیا، یہ صفت کون سی؟ صفت عددی۔ عددی کا مطلب جس میں نمبر ہے، یہاں نمبر تو ہے نہیں تو غلط ہے۔ صفت ذاتی یا صفت نسبتی، یعنی کسی چیز کا کسی چیز کی طرف نسبت۔ یہاں جاپانی ٹوپی گڑیا، تو گڑیا کی نسبت کس طرف ہے؟ جاپان کی طرف، تو صفت نسبتی ہو گیا۔ ٹھیک ہے؟ مقداری جس میں کوانٹٹی بتائی جائے، وہ ضمیر جو غیر معین فرد یا شے کے لیے استعمال ہوتی ہے کیا کہلاتی ہے؟ بتائیے۔ ضمیر شخصی، یہ تو پرسنل ہوتا ہے۔ ضمیر موصولہ یعنی جو ایک دوسرے سے نسبت یعنی کنیکشن ریلیشن بتاتا ہے۔ ضمیر استفہامیہ جس سے آپ سوال کرتے ہیں۔ ضمیر تنکیر یعنی ضمیر نکرہ، نکرہ میں کیا ہوتا ہے؟ چیزیں معین نہیں ہوتی ہیں، تو آپ کا چوتھا آپشن صحیح ہو گیا۔ آگے کیا ہے؟ دوران گفتگو غیر موجود فرد کو کہتے ہیں۔ آپ نے ضمیر کی قسمیں پڑھی ہیں، ایک ضمیر غائب، ایک ضمیر حاضر، ایک ضمیر متکلم، ایک ضمیر مخاطب۔ ضمیر حاضر جس کو آپ نے انگلش میں کس نام سے پڑھا ہے؟ سیکنڈ پرسن، جیسے یو۔ ٹھیک ہے؟ غائب جیسے ہی شی اٹ، یہ کیا ہے؟ تھرڈ پرسن۔ متکلم اس میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے میں اور ہم۔ ٹھیک ہے؟ آپ نے پڑھا آئی اور وی، یہ کیا ہے؟ متکلم۔ یہ فرسٹ پرسن ہے، یہ سیکنڈ پرسن ہے، غائب والا تھرڈ پرسن۔ دوران گفتگو کون موجود نہیں ہوتا؟ غائب۔ ٹھیک ہے؟ جیسے اس نے کیا لیکن وہ وہاں موجود نہیں ہے۔ مخاطب جس سے خطاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ حاضر ہوتا ہے۔
حسب ذیل میں مفرد لفظ کیا ہے؟ قوس قزح یہ بھی مرکب ہے، شاد کام یہ بھی ہے، شخصیت گل بدن دیکھیں ملا جلا کے شخصیت کیا ہے؟ یہ آپ کا مفرد ہوگا اور سب کمپاؤنڈ آپ کے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ دعوت دینے والے کو، دیکھیے جو کوئی چیز دیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہادی یعنی ہدایت دینے والا، مشیر یعنی مشورہ دینے والا، داعی بلانے والا، متکلم بولنے والا بات کرنے والا۔ تو داعی مطلب دعوت دینے والا۔ اس جملے کو جملے کے آخر میں لگایا جاتا ہے۔ اس علامت کو آپ نے کیا پڑھا تھا؟ رموز و اوقاف۔ اس میں سے کون علامت جملے کے آخر میں لگائی جاتی؟ فجائیہ جو کہ اے والی علامت ہوتی ہے، واوین اس طرح سے گھیر دیتے ہیں، سکتہ جس کو کہتے ہیں کوما، ایک کیا ہے ختمہ جس کو فل اسٹاپ۔ آخر میں کیا لگتا ہے؟ جملے کے پورا ہونے پہ فل اسٹاپ یعنی ختمہ۔ ٹھیک ہے، آگے چلیے۔ لفظ یا اسم کے بعد دوسرا حرف یا لفظ جوڑا جاتا ہے اس کو کیا کہلاتا ہے؟ جو آخر میں جوڑا جاتا ہے۔ سابقہ کا مطلب یہ جو ہوتا ہے جیسے آپ نے پڑھا ہوگا جو پہلے لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی پریفکس۔ سابقہ مطلب لاحقہ مطلب سفکس جو آخر میں جوڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لاحقہ جس کو ہندی پڑھے ہوں گے اپسرگ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لاحقہ یعنی جو بعد میں، سابقہ جو پہلے، اور مفرد آپ سمجھتے ہیں واحد مرکب جو ایک سے زیادہ ہو، جمع ہو۔ علامت کسرہ کو کیا کہتے ہیں؟ زیر، ٹھیک ہے، زیر کہتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوا؟ لفظ یا اسم کے بعد کیا ہوگا؟ لاحقہ، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوگا؟ زیر پہلا والا۔ زبر کیا ہوتا ہے؟ یعنی زیر، دیکھیے زیر زبر کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو فتحہ کی علامت ہوتی ہے۔ پیش کیا ہوتا ہے؟ جو ضمہ کی علامت ہوتی ہے، تشدید اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے جو 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ اب آپ کا 6 کوئسچن کس سے آئیں گے؟ میتھڈولوجی یعنی طریقہ تدریس۔ کہا گیا ہے اشاروں کی زبان کی کتنی قسمیں ہیں؟ بتائیے۔ اشاروں کی زبان کی اگر آپ دیکھیں گے تو ٹوٹل 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ اشاروں جیسے ہم اشاروں میں کوئی بات کرتے ہیں، جیسے خاموش ہونے کے لیے ایسے کر دیتے ہیں چپ رہو، یا ہاتھ سے بھی اشارہ کرتے ہیں، پیر بھی پٹکتے ہیں جس سے بھی اشارہ کیا جاتا ہے۔ اب آگے کیا ہے؟ کون سے تدریسی طریقہ کار میں کسی حل، ٹھیک ہے، طلبہ کسی حل طلب مسئلہ کو طلبہ کی گروپی کوششوں اور معلم کی رہنمائی میں عملی طور پر حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یعنی جس میں کیا ہے؟ گروپ میں کام ہوگا۔ کس میں ہوگا؟ گروپ میں۔ اس میں کیا ہے؟ بچے ہی خود کریں گے، اور ٹیچر کیا ہوگا؟ رہنمائی یعنی فیسیلیٹیٹر۔ کس میں؟ منصوبائی ہوگا، ڈالٹن ہوگا، غنائیہ ہوگا، اداکاری ہوگا۔ دیکھیے منصوبائی ہی ہوگا۔ منصوبائی مطلب پلاننگ، ایک پلان بنا دیا جاتا ہے کہ کیسے کیسے آپ کو کام کرنا ہے، اس کے بعد بچوں کو کام دے دیا جاتا ہے، بچے کر کے سیکھتے ہیں، یعنی لرننگ بائی ڈوئنگ ہوتی ہے۔ اس میں ٹیچر کیا ہے؟ بچہ کہیں پھنستا ہے وہاں بتاتا ہے۔ ڈالٹن پلان، دیکھیے ڈالٹن پلان میں نے بتا رکھا ہے پہلے سے۔ ڈالٹن یہ جرمنی میں ایک جگہ ہے ڈالٹن، وہاں یہ پلان تقریباً 1920 میں اس پلان کا وجود ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا تھا؟ ہیلن نام کے ایک شخص نے اس کو دیا تھا۔ کس نے؟ ہیلن نام کے ایک شخص نے۔ اور اس میں کیا ہے؟ منصوبہ پہلے بنا لیا جاتا ہے، اور منصوبہ بنا کر کے پہلے مہینے میں کتنا پڑھانا ہے، اس کے بعد ڈیلی کتنا پڑھانا ہے، اس کو بانٹ کر کے پڑھایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد سلیبس یعنی آپ کا سلیبس نصاب بھی متعین کر دیا جاتا ہے، یعنی کیا کیا چیز پڑھانا ضروری ہے اور کیا چیز عملی یعنی پریکٹیکلی ہے، سب چیز پہلے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، وہی ڈالٹن پلان ہوا۔ غنائیہ جس میں آپ نظم پڑھاتے ہیں گا کر کے، پہلے ٹیچر گائے گا یعنی ترنم کے ساتھ پڑھے گا، پھر اس کو دیکھ کر کے بچے پڑھیں گے۔ آگے کیا ہے؟ اداکاری یعنی ڈرامہ میتھڈ یعنی رول پلے، جس میں اسٹیج پہ ہر ایک کو ایک رول دے دیا جاتا ہے، بچے اپنا اپنا رول ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو ڈیٹیل سے میں سمجھایا ہوں میں نے۔ آگے ہے
यूनिट की मंसूबा बंदी करते वक्त मंसूबा बंदी के ताल्लुक़ से कौन सा बयान से। आपको पता है पहले साल में यानी ईयरली प्लान किया जाता है, फिर यूनिट में बांट दिया जाता है, फिर एक यूनिट को कितने लेसन में पूरा करना है ये भी डिसाइड किया जाता है। तो इस क्या चीज़ दुरुस्त है, तलबा की ज़रूरत, सलाहियत, दिलचस्पी को नज़र में रखना, तलबा के लिबास और साफ़ सफाई, ये गलत है। लिबास साफ़ सफाई से क्या मतलब है इसको यूनिट प्लान से, तलबा के ख़ानदान से क्या मतलब है यूनिट प्लान से, तलबा के साबका स्कूल और टीचर को मद्देनज़र रखना, ये भी मिला जुला करके पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। दर्ज झेल में इब्तदाई दर्जात की तालीम इक्तिसाबी तादाद पर असरअंदाज होने वाले अवामिल में कौन शामिल नहीं हैं? बताइए। दर्जा झेल में इब्तदाई दर्जात की तालीमी इक्तिसाबी तादाद पर, इब्तदाई दर्जात क्या, इब्तदाई दर्जात यानी बच्चा अभी प्राइमरी में है, तालीमी इक्तिसाबी तादाद, तालीमी एजुकेशनल इक्तिसाबी या लर्निंग तादाद जिसको काउंटिंग पर असर अंदाज होने वाले अवामिल में कौन इसमें से शामिल नहीं है? बताइए। जिबिल्ली सलाहियत, जिबिल्ली किसको कहते हैं? अब कोई अगर थोड़ा जिसकी उर्दू मजबूत ना हो, जिबिल्ली को क्या पढ़ेगा, कोई जबल्ली पढ़ेगा, कोई उपल्ली। अब देखिए मेरी अरबिक भी मजबूत है और इसी के साथ साथ पर्सियन भी मजबूत है। आपको पता है उर्दू ज़ुबान किससे बनी है, उसमें ज़्यादातर अल्फाज या तो अरबी के हैं या तो पर्सियन के हैं, ठीक है। तो ये जिबिल्ली जिबिल्लत से बनी है यानी फितरत, ठीक है। जिबिल्ली सलाहियत यानी फितरी सलाहियत है। हरकी, हरकी को आप देखेंगे बहुत से यूट्यूबर क्या पढ़ते हैं, हिरकी, हिरकी क्या होता है भाई, हरकी किससे बना, हरकत यानी मोटर से। और जीनी तफाउत, जीनी जिसको जीन से बना है, तफाउत मतलब होता है डिफरेंसेस। ख़ानदानी असरात, ख़ानदानी असरात जिसको आप हेरिडिटी कह सकते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ख़ानदानी असरात, ठीक है। दर्जा झेल में इब्तदाई दर्जात की तालीमी इक्तिसाबी तादाद पर असरअंदाज होने वाले अवामिल कौन शामिल नहीं हैं? इसमें से ख़ानदानी असरात ये जो है शामिल नहीं है, बल्कि क्या है, जिबिल्ली सलाहियत यानी फितरी सलाहियतें शामिल हैं इब्तदाई दर्जे में। हरकी यानी नशोनुमा वाली, ठीक है। आगे क्या है, जीनी तफाउत यानी जीन्स जिसको कहते हैं इनका जीन्स उनकी जीन्स से अलग है, ये तीनों है, लेकिन ख़ानदानी असरात जो है ये अवामिल के तौर पे शामिल नहीं है। आगे क्या है, जांच का ऐसा आला जिसके ज़रिए किसी मखसूस वस्फ़ या तहसील के किसी भी पहलू का मुशाहदा करके एक स्केल पर रिकॉर्ड किया जाता है वो कहलाता है। देखिए टीचिंग का जो इवैल्यूएशन किया जाता है, टीचिंग के कुछ टूल्स होते हैं जिसके ज़रिए आपका क्या करते हैं, जिसके ज़रिए आप टेक्निक होते हैं जिसके ज़रिए आप इवैल्यूएशन यानी अंदाज़े कदर, कदर पैमाई, तशख़ीस के कुछ टूल्स हैं। इस पर मैंने डिटेल से वीडियो बनाया है, जैसे इसमें से सवालनामा जिसको आप क्या कहते हैं, क्वेश्चनायर। आगे क्या है, अनेक्डोटल रिकॉर्ड किसको कहते हैं, इसको भी मैंने बताया है। तजमीई रिकॉर्ड जिसको क्या कहते हैं, क्यूम्युलेटिव रिकॉर्ड। और रेटिंग स्केल, ठीक है। देखिए ये आप वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में उर्दू पेडागोजी सीटें 2023 की प्लेलिस्ट आपके सामने मौजूद है। उसमें 31वीं क्लास है, ठीक है, 20 मिनट की वीडियो है। अंदाज़े कदर की जितनी टेक्निक आती हैं सबके बारे में मैंने डिटेल से डिस्कस किया है। इसको एक बार देख लेंगे, आपके इसमें भी टी स्टेट में एक काम आएगी, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के ढूंढ सकते हैं। इसी के साथ इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, आप वहां से भी उसको हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो 4 ऑप्शन है इसको तो समझ लीजिए। सवालनामा क्या होता है, क्वेश्चनायर। जैसे हम क्वेश्चन बना लेते हैं, बताइए आप कितनी फैमिली हैं, आपके कितने भाई बहन हैं और इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, उसका आप जवाब देते हैं, वो क्वेश्चनायर है। ये भी जाँच का एक आला है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, जैसे पूरे साल बच्चा पढ़ता है ना,
पूरे साल में कोई ना कोई इंसिडेंट ज़रूर घटता है। कभी क्या है, 2 बच्चे आपस में मार कर लिए, एक बच्चे ने किसी का सर फोड़ दिया, एक बच्चे ने कभी टीचर ही को गाली दे दिया। ये सब चीज़ें क्या है, बच्चों की एक डायरी बनाई जाती है, उस डायरी में उस इंसिडेंट को, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, जो कभी अचानक कोई हादसा कोई घटना घटी कब, पूरे साल, उसको लिख लिया जाता है। उसको क्या, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, साल में 5-6 मरतबा किया, वो भी हम उससे इवेल्युएशन करेंगे। बच्चा कितना एग्रेसिव है, इसका कौन सा डोमेन डेवलप नहीं है, अफेक्टिव डोमेन डेवलप नहीं है, इसलिए वो मार कर लेता है, टीचर को भी गाली दे देता है, उसके फैमिली बैकग्राउंड को भी देखेंगे। इससे हम जांच कर पाएंगे, उसका इवेल्युएशन कर पाएंगे। आगे है तजमीई रिकॉर्ड, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यूम्यूलेटिव, क्यूम्यूलेटिव, ठीक है, ये सही से नहीं बन पाया है, क्यूम्यूलेटिव रिकॉर्ड होता है। उसमें क्या होता है, जब बच्चा पढ़ने जाता है तो एक डायरी में बच्चों का सारी हिस्ट्री लिखी जाती है। इससे पहले किस स्कूल में था उसको लिखा जाता है, बच्चा किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है वो भी लिखा जाता है, बच्चा किस तरह रहता है, न्यूक्लियर फैमिली है या जॉइंट फैमिली है, बच्चे के भाई बहन कितने हैं, उसमें किस नंबर पे बच्चा है। इन सब चीज़ों को जो रिकॉर्ड करके रखा जाता है उसको तजमीई रिकॉर्ड कहते हैं। आगे है रेटिंग स्केल। आप जब अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से कोई सामान बुक करते हैं, आप आज ज़ोमैटो से मान लो खाने की चीज़ें बुक की, उसमें आता है कि आप इस प्रोडक्ट पे कितना रेटिंग देंगे, 1 देंगे कि 2 देंगे। अक्सर ऐसे रेटिंग में 10 तक बना रहता, 10 पॉइंट, यानी 1 स्टार, 2 स्टार, 5 स्टार देंगे। वही क्या, वही रेटिंग स्केल है। इस तरह से मैंने उसमें डिटेल से सारी चीज़ों को समझाया है। देखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। कहा जाता है जांच का ऐसा आला जिसके ज़रिए किसी मखसूस सिन्फ़ या तहसील के किसी भी पहलू का मुशाहिदा करके एक स्केल पर रिकॉर्ड, स्केल यही है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट स्केल, यही क्या है, यही रेटिंग स्केल है। चौथा ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। आगे क्या है, उर्दू बहैसियत दूसरी ज़ुबान। उर्दू जब पहली ज़ुबान होती है उस पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। बहैसियत दूसरी ज़ुबान दर्जे 6 का मेयार मादरी ज़ुबान के किस दर्जे के मुसावी है। जाहिर सी बात है, मादरी ज़ुबान तो शुरू ही से मजबूत होती है ना, तो किस दर्जे के मुसावी होगी, पहले दर्जे के। क्या है, पहले दर्जे की, यानी दर्जा 6 का बच्चा जिस लेवल पे उर्दू जानता है, अगर वो उसकी मादरी ज़ुबान पहली ज़ुबान है, ठीक है, दूसरा बच्चा तो उसके 1 यानी क्लास फर्स्ट के मुसावी होगा, ठीक है। तो देखिए 30 क्वेश्चन आते हैं, हमने पूरा डिटेल से देख लिया, हर एक ऑप्शन के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें आपने सीख ली। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको समझ में आया कि नहीं, मज़ा आया कि नहीं, आपको कुछ हेल्प मिलेगी कि नहीं, ज़रूर बताइएगा। और उसी के साथ लाइक करके जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी के साथ अगर इसका आपको मतलब PDF वगैरह चाहिए तो ज्वाइन बटन है, ज्वाइन बटन से अगर आप ज्वाइन हो जाते हैं तो चैनल का एक परमानेंट आप मेंबर बनते हैं, तो उसमें आपको PDF भी दी जाती है, ठीक है। चलिए बस अपनी तैयारी कीजिए, इंशाल्लाह अगली क्लास किसकी है, अगली है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। उससे भी 30 सवालात आपके आते हैं। अपनी तैयारी कीजिए, मेरी दुआएं आपके साथ हैं कि किसी तरह आपका टेट निकल जाए, ठीक है। बस इसी खिदमत के साथ आपके लिए हाज़िरी होती है। अस्सलामु अलैकुम।